आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बजने वाले जी सलाम पर वक्त हो गया सलाम हिंदुस्तान का, जिसमें आपको कराएंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जबरदस्त सियासी ड्रामे के दरमियान येदियुरप्पा ने लिया हलफ। कुर्सी संभालते ही किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का किया ऐलान। नए सीएम ने 4 आईपीएस अफसरान का तबादला भी किया। सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने की कर्नाटक के गवर्नर के फैसले के बाद कांग्रेस ने अपनी नई पॉलिसी का किया ऐलान। कल गोवा, मेघालय और मणिपुर में गवर्नर से मुलाकात करके सरकार बनाने का करेगी दावा पेश। कांग्रेस की दलील, यहां सबसे बड़ी पार्टी हम। राहुल गांधी का पीएम मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला। कहा, हिंदुस्तान की हालत पाकिस्तान जैसी हुई। मोदी शाह की तानाशाही से सब डरते हैं। शाह का राहुल को जवाब। कांग्रेस के जेडीएस से हाथ मिलाने से हुआ जमहूरियत का कत्ल। नजीब रज्जाक के घर, दफ्तर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी। पीएम महातिर ने कहा, नजीब के खिलाफ हैं पूरे सबूत। और कांगो में तेजी से फैल रहा है इबोला वायरस का खतरा। हुकूमत ने किया खबरदार। अक़वाम मुत्तहिदा ने भेजे वैक्सीन। WHO का हंगामी इजलास तलब। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते। सबसे पहले बात यूरोपियन काउंसिल के सरबराह डोनाल्ड टस्क की, जिन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान और दीगर माशी पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। और बुल्गारिया में दरअसल यूरोपियन और बल्कान ममालिक के इजलास के दौरान टस्क ने कहा कि जिसके ट्रंप जैसे दोस्त हों उसे दुश्मन की जरूरत नहीं। ईरानी जौहरी समझौते पर अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी का नतीजा है कि यूरोपियन काउंसिल के सरबराह डोनाल्ड टस्क ने इशारों में ट्रंप इंतजामिया को निशाना बनाया। बुल्गारिया में यूरोपियन और बल्कान ममालिक के इजलास के दौरान टस्क ने कहा कि जिसके ट्रंप जैसे दोस्त हों उसे दुश्मन की जरूरत नहीं। Looking at the latest decisions of President Trump, someone could even think with friends like that who needs enemies. But frankly speaking, Europe should be grateful by President Trump because thanks to him we have got rid of all illusions. He has made us realize that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm. Europe must do everything in its power to protect, in spite of today's mood, the transatlantic bond. वाज़ेह रहे कि जौहरी मुआहदे को बरकरार रखने के लिए बुध को ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ और यूरोपियन यूनियन खारजा उमूर की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के वजीर खारजा के दरमियान अहम मीटिंग हुई। इस मुज़ाकरात के बाद जवाद जरीफ ने कहा कि अमेरिका के डील से पीछे हटने के बावजूद समझौता सही सिमत में आगे बढ़ रहा है। I believe we are on the right track. Now, a lot depends on what we can do within the next few weeks. The High Representative will make a statement on behalf of all of us, and I believe it's a good start. We're not there. We're beginning the process. And we need to receive those guarantees. We will see how best. बुल्गारिया में यूरोपियन और बल्कान ममालिक के इजलास में भी ईरान जौहरी समझौता जेरे बहस आया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जब तक ईरान इस समझौते की शर्तों की पासदारी कर रहा है तब तक वो भी इसे बरकरार रखेंगे। वहीं ईरानी हुकूमत का कहना है कि अगर यूरोप की तरफ से इस डील पर अमल दरामद की ठोस जमानत नहीं दी गई तो तेहरान हुकूमत बगैर किसी रुकावट के यूरेनियम की अफजूदगी का अमल शुरू कर देगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने ईरान के साथ जौहरी समझौता तोड़ दिया था, लेकिन यूरोपियन ममालिक इस समझौते के हक में हैं। अब देखना है कि अमेरिका के बगैर ये डील कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
और इधर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के बातचीत रद्द करने की धमकी पर मुहतात रद्द अमल का इजहार किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आगे देखना है कि क्या होता है। अमेरिका और जनूबी कोरिया के मुश्तरका मिलिट्री एक्सरसाइज से किम ट्रंप मुलाकात पर दरअसल खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जौहरी हथियारों से लैस शुमाली कोरिया के रुख में अचानक तब्दीली से अमेरिका थोड़ा परेशान नजर आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया की बातचीत रद्द करने की धमकी पर कहा है कि आगे देखते हैं क्या होता है। किम जोंग उन क्या फैसला लेते हैं। वाजे रहे कि 12 जून को सिंगापुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की मुलाकात होने वाली है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कहना है कि अमेरिकी एटमी हथियार खत्म करने का एक तरफा दबाव बना रहे हैं, जो मुज़ाकरात के रास्ते में हायल हो सकता है। We haven't seen anything. We haven't heard anything. We will see what happens. Whatever it is, we'll see what happens. We'll see. Time will tell. वहीं शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ बुध को होने वाले आला सतही इजलास भी रद्द कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने ये कदम अमेरिका साउथ कोरिया के बीच जारी मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से उठाया है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि ये एक्सरसाइज हाल ही में किम और मून के बीच हुई पनमुनजोम डिक्लेरेशन के खिलाफ है। वहीं जनूबी कोरिया ने आला सतही बातचीत बहाल करने पर जोर देते हुए कहा है कि वो ट्रंप और किम जोंग के बीच कामयाब मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम अरकान ने इत्तेफाक राय जाहिर किया है कि 27 अप्रैल को शुमाली और जनूबी कोरिया के बीच जो पनमुनजोम डिक्लेरेशन हुआ था उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया से आला सतही बातचीत जारी रखने के हक में है। आपको बता दें कि शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच 12 जून को सिंगापुर में बातचीत होने वाली है। ट्रंप की मुलाकात से कबल शुमाली कोरिया ने गैर सगाली के तौर पर 3 अमेरिकी शहरियों को रिहा किया। इसके अलावा प्योंगयांग ने अपनी जौहरी साइट भी बंद कर दी, लेकिन वो अपना जौहरी प्रोग्राम पूरी तरह बंद करने के लिए तैयार नहीं। सियासी माहिरीन का मानना है कि इस धमकी के जरिए शुमाली कोरिया मुज़ाकरात की शर्त नए सिरे से तय करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बातचीत की जो पेशरफ्त हुई थी उसमें लगातार कामयाबी मिल रही थी, लेकिन अचानक आखिर किम का मन क्यों बदल गया, आखिर क्यों ऐसा इकदाम उठाने लगे किम जोंग उन की, फिर इस बातचीत में कहीं ना कहीं खलल पड़ता दिख रहा है। इन सब पर तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट SR तयाल साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। तयाल सर, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी हाँ जी सर, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने किम ट्रंप मुलाकात को मंसूख करने की धमकी दे दी। इसके पीछे आपकी वजूहात क्या है? देखिए, 2 चीज हुई। एक तो अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन बोल्टन, वो बड़े ही एक्सट्रीमिस्ट उनके ख्यालात रहते हैं, और उन्होंने कहा एक टेलीविजन चैनल पर कि लीबिया के साथ जो अमेरिका का और समझौता हुआ था जिसमें लीबिया ने अपने एटॉमिक हथियारों को छोड़ दिया था, वैसा ही समझौता कुछ वो DPR के नॉर्थ कोरिया के साथ करेंगे। अब हमें सब पता है कि लीबिया का क्या हश्र हुआ और कर्नल गद्दाफी का क्या हश्र हुआ जब उन्होंने अपने एटॉमिक हथियार छोड़ दिए। तो ये नॉर्थ कोरिया को बहुत ही बुरा लगा, और वो बड़े नाम से कल परसों जो उनका स्टेटमेंट आया है, नाम से उन्होंने बोल्टन की बुराई की है। दूसरा, मैं ये नहीं समझता कि नॉर्थ कोरिया अपने जो भी हथियार, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल हैं, उनको छोड़ देगा और उनको यूनिलैटरली छोड़ देगा। उसके एवज में वो कहेगा कि साहब अमेरिका की जो 27,000 फौज साउथ कोरिया में पड़ी है वो हटाई जाए, जो अमेरिका का एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला है साउथ कोरिया के ऊपर वो हटाया जाए, और भी तरह तरह की बातें हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में फिर सिक्योरिटी पैक्ट का क्या मतलब रह जाता है, क्योंकि अभी जो कल परसों एक्सरसाइज हुई अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच,
उसमें 100 से ज्यादा हवाई जहाजों ने हिस्सा किया और उसमें B-52 ने बॉम्बर कैसे नॉर्थ कोरिया पे बॉम्बिंग करेंगे उसकी भी प्रैक्टिस की। एक बहुत सारी चीजें हैं और मुझे नहीं लगता कि 12 जून के जो मीटिंग अगर हुई तो उसमें इन सब का एक साथ ही फैसला हो जाएगा। बेशक सर, लेकिन सर अमेरिकी सदर ट्रंप वहीं इन सब बात पर थोड़े से परेशान दिखाई दिया। जब वो बातचीत कर रहे थे मीडिया के एहलकार से तो बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है, इसका मतलब क्या निकाला जाए, क्या बातचीत रद्द हो सकती है? प्रेसिडेंट ट्रंप को तो कुछ इन सब बातों का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। वो तो समझते हैं कि जमीन खरीदनी है, फैसला हो गया कि भाई इतने पैसे दो, इतनी जमीन खरीद लो या बिल्डिंग खरीद लो। पर ये जो किम और नॉर्थ कोरिया और दूसरे देश हैं उनके अपने सोचने का ढंग है और ये रियल एस्टेट का खरीदना बेचना नहीं है। अच्छा, किसी चीज से आप वॉकआउट तो कर सकते हैं। अब ईरान से वो वॉकआउट कर गए, पर कहीं एग्रीमेंट पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी एग्रीमेंट से निकल जाना बहुत आसान होता है। तो अब उनको रियलिटी सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ये बच्चा नहीं है या ऐसे उनका एम्प्लॉई नहीं है कि कब डिसमिस कर दें उसको और कहें कि भाई इस पे तुम साइन कर दो। वो भी 50 कंडीशन इनके ऊपर लगाएगा। तो ये रियल वर्ल्ड में अब ट्रम्प साहब आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा है कि उनको थोड़ा रियलिटी का कुछ अंदाजा होगा। बेशक सर, लेकिन सर क्या नॉर्थ कोरिया चीन के कहने पर बातचीत की नई शर्तें लागू करना चाहता है क्या? ऐसा कुछ देख रहे हैं क्या आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चीन गए थे किम जोंग उन, दोबारा डेलियन में मीटिंग हुई थी और 7 या 8 मई को, और उसके बाद चीन ने उनसे कहा होगा कि भाई ऐसे ऐसे आप बात करिए। और चीन चाहता है कि थर्ड जो एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है साउथ कोरिया में उसको भी हटाया जाए। चीन की अपनी कंडीशंस हैं और किम जोंग अन और चीन मिलकर ही ट्रंप को फेस करेंगे, ये भी बड़ा क्लियर है। तो ट्रंप साहब को इतनी आसानी से वो जो समझ रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया अपने एटॉमिक हथियार छोड़ देगा, वो बिल्कुल गलतफहमी में है और उनको काफी लंबी बातचीत करनी पड़ेगी, तभी कुछ नतीजा सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े और इस तमाम बातचीत को आपने हमसे किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, हम जल्द हाजिर होते कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्राइल ने गाजा पट्टी के शुमाली हिस्से में मुख्तलिफ मकामात पर फिजाई हमले किए हैं और फिलिस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ है। वहीं इस्राइली अफवाज ने एक बयान में कहा कि उसने शुमाली गाजा पट्टी में हमास से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। इस्राइली हुकूमत का कहना है कि यह कार्रवाई हमास की तरफ से फायरिंग के जवाब में की गई है, जिससे इस्राइली शहर सदीरोत के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह रहे कि पीर को अमेरिकी सिफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल करने के खिलाफ गाजा में तशद्दुद भड़क गया है और इस दौरान इस्राइली गोलीबारी में कम से कम अब तक 62 लोग मारे जा चुके हैं। तकरीबन 2400 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। वहीं हमास का ये कहना है कि गाजा में हलाक होने वाले 60 फिलिस्तीनियों में से 50 उनके अरकान थे। उधर फिलिस्तीन के आला हुक्काम ने कहा है कि मशरिक़े वुस्ता में दो मुल्की नजरियात को अमल में लाने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को मिलकर काम करना चाहिए। फिलिस्तीन के रुकन पार्लियामेंट और सीनियर रहनुमा हनान अशरवी ने यह कहा कि गाजा में इस्राइली अफवाज ने जो कुछ किया है वो नस्ल कुशी है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के जरिए सिफारतखाने की मुंतकली की वजह से गाजा में तशद्दुद भड़का है, लेकिन अमेरिका इसे नजरअंदाज कर रहा है। हनान अशरवी ने यह कहा कि अमेरिकी सफीर निकी हेली ने इस्राएली ज़ाहरियत को जिस तरह से सलामती काउंसिल में डिफेंस किया वो काफी शर्मनाक है। Existence is seen by Ambassador Haley as being anti-Israeli. And of course she threatened and she pressured and she used coercion and particularly by taking down names. I don't think people appointed her the school mom of the world.
I couldn't believe the language anyway, but still. And to claim that these protests have nothing to do with the American decision means that there is a total disconnect with reality. This is extremely dangerous. I would like to thank all the countries who have expressed solidarity, countries that have recalled their ambassadors. वहीं गाजा सरहद पर फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा पर निशाना साधा है और तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने यह कहा है कि इसराइल ने गाजा में जो कुछ किया उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इस आलमी इदारे के वजूद पर सवाल खड़े करती है। तुर्की सदर ने कहा कि इसराइल जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का मजाक बना रहा है वो आलमी अमन के लिए बहुत खतरनाक है और अर्दगान ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया कुछ कहे लेकिन तुर्की हमेशा फिलिस्तीन की हिमायत में खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि गाजा में तशद्दुद के खिलाफ तुर्की ने इसराइली सिफारतकार को मुल्क से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद तुर्की और इसराइल में कशीदगी बढ़ गई है। गजा में खुलेआम जो कुछ हो रहा है इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी अब कोई मानवीयत नहीं रखता। हमारे रिश्ते सेक्रेटरी जनरल से अच्छे हैं, फिर भी हम उनसे राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। अगर इजराइल इसी तरह हुकूक इंसानी और अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जी करता रहा तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल जाएगी। अगर पूरी दुनिया भी फिलिस्तीनियों की जानिब से आंख फेर ले तब भी तुर्की अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए खड़ा रहेगा। और इधर गाजा के हालात पर रूस ने भी तशवीश का इजहार किया और रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने यह कहा कि इस्राएली अफवाज की फायरिंग में जाँ भाग होने वाले दर्जनों फिलिस्तीनी मुजाहिरीन को दहशतगर्द कहना तौहीन आमेज है। उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि क्या कमसिन बच्चे और शीरख्वार बच्चे भी दहशतगर्द थे। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल इसराइली फायरिंग में हलाक होने वाले 62 फिलिस्तीनियों में 8 बच्चे भी शामिल थे। फिलिस्तीनी सरजमीन गजा में जो कुछ हो रहा है हम लोग बहुत फिक्रमंद हैं। गजा में पाबंदी की वजह से लोगों को खाने पीने और अद्वियात की सख्त जरूरत है। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि फिलिस्तीनी एहतजाजी दहशतगर्द हैं। और इधर अमेरिका और मुतादिद खलीजी रियासतों ने शिद्दत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह की क़यादत के खिलाफ सख्त पाबंदी का ऐलान किया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये नई पाबंदी कई दीगर रहनुमाओं के अलावा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह पर भी आयद की गई है। हिजबुल्लाह पर पाबंदी लगाने वालों में बहरैन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में लेबनान में हुए आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। ईरान जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद से अमेरिकी हुकूमत तेहरान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ सख्त इकदामात उठाने में तुली हुई है। इसी हफ्ते के दौरान ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह को भी पाबंदियों की फेहरिस्त में शामिल किया गया है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मलेशिया पुलिस ने बदउनवानी के इल्जाम में घिरे साबिक वजीर आजम नजीब रज्जाक के घर, दफ्तर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की और पुलिस वैन समेत दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों को नजीब के घर के बाहर देखा गया। मलेशियाई पुलिस की छापेमारी में नजीब रज्जाक के घर से हैंडबैग, कपड़े और दीगर सामान जब्त किए गए। इस मामले में नजीब के वकील हरपाल सिंह ग्रेवाल ने यह कहा है कि छापेमारी में कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि इन सामानों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग जांच से जोड़ करके देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मलेशिया के नौमुंतखब महातिर मोहम्मद ने साबिक पीएम नजीब रज्जाक पर 2009 में सरकारी फंड से गबन करने का इल्जाम लगाया है। जराये के मुताबिक मलेशिया पुलिस ने महातिर मोहम्मद के हुक्म पर यह छापेमारी की है।
उधर मलेशिया के साबिक पीएम अनवर इब्राहिम ने रिहाई के बाद अपने पार्टी कारकुनान और हिमायतियों से खिताब किया। अपने खिताब में अनवर ने कहा कि वो मलेशिया को बदउनवानी से पाक करके इस मुल्क को अजीम मईशत बनाना चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने हुकूमत में कोई ओहदा लेने से इनकार किया। अनवर इब्राहिम ने कहा कि वो आराम करना चाहते हैं और पूरे मलेशिया में घूम करके लोगों का दुख दर्द जानना चाहते हैं। अनवर इब्राहिम को बुध को रिहा किया गया। पिछले 3 साल से वो जेल की सजा काट रहे थे। बता दें कि हाल ही में हुए इंतखाबात में अनवर इब्राहिम की पार्टी पैकटेन हैरपन ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मलेशिया के इक्तदार पर 60 साल से काबिज नजीब रज्जाक की पार्टी को शिकस्त दी है। इधर अफ्रीकी ममालिक बुरूंदी में आईनी इस्लाहात के लिए रेफरेंडम हो रहा है और इसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहे हैं। अगर इस रेफरेंडम के हक में लोग वोट देते हैं तो सदर का टर्म 5 से 7 बार बढ़ सकता है। यानी जो मौजूदा सदर पैरी निकुंजिया हैं उनके लिए इक्तदार में बने रहना अब आने वाले वक्त में ऐसे में आसान हो जाएगा। वो 2034 तक सदर के ओहदे पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि पैरी निकुंजिया 2020 तक उनका जो मुद्दतकार है उनका खत्म हो रहा है। अगर आईनी इस्लाहात के लिए रेफरेंडम मंजूर हो जाता है तो मजीद 2 बार सदारती इंतखाबात लड़ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि आईनी इस्लाहात के लिए कम अज़ कम 50% वोट की ज़रूरत है और बुरुंदी इंतखाबी कमीशन का यह कहना है कि 4.8 मिलियन लोगों ने वोट के लिए रजिस्टर करवाया है, जो काफ़ी मार्क से कुछ कम है। और कागो हुकूमत ने मुल्क में इबोला वायरस की तेजी से फैलने की बात कही है और इसको लेकर के खबर की है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक शुमाली मगरबी शहर मामेंडका में पहली बार इस वायरस की निशानदेही हुई है, जो एक बड़े खतरे की अलामत है। इस शहर की आबादी 10 लाख के करीब है और वजारत सेहत के मुताबिक इस पेशरफ से जाहिर होता है कि इबोला वायरस का फैलाव गांव से शहर की तरफ हो रहा है। आपको बता दें कि कांगो में इबोला फैलने का ताज़ा वाकया सामने आया और अब तक 23 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद इसमें वायरस बताए जा रहे हैं कि लोगों में है। इधर अमेरिका के हवाई जजीरे में किलुआ आतिशफशा लगातार 13वें दिन भी आग उगल रहा है और आतिशफशा से 100 फीट ऊंची लावे की धार निकल रही है। दूसरी जानिब बचाव दल जो है उसकी परेशानियां भी मजीद बढ़ गई हैं, क्योंकि आतिशफशा के आसपास रह रहे बहुत से लोगों ने वहां से हटने से इनकार कर दिया। आतिशफशा से लगातार लावा निकलने की वजह से जंगल में आग लगने की भी बात सामने आ रही है। आतिशफशा में धमाके से पहले हवा में तेज जलजले के झटके भी आए हैं और उसके बाद लावे की चपेट में आकर के सैकड़ों मकान जल करके खाक हो गए हैं। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।